बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2006 में आया हुआ है। दरअसल ये क्वेश्चंस बहुत दिनों से बहुत स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट में आ रहे थे कि सर इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप प्रोवाइड कर दीजिए, और बात भी सही है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग देख कर सेल्फ प्रैक्टिस करके भी बना सकते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट दिए रहते हैं जिस एडजस्टमेंट को जब तक डिस्कस ना किया जाए तब तक एक कॉमन स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग इसका एडजस्टमेंट देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे, मगर उसके पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वॉच जरूर करें। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिल सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, बाईबैक ऑफ शेयर्स का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इन सब के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं जिनको जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के 2019 का जो पेपर है वो भी आपको दिया गया है विथ पैटर्न कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो प्ले लिस्ट में आपको ये भी अवेलेबल मिलेगा, आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सम्स में अभी हम लोग आएंगे। 2006 का सम्स है, ये आप यहाँ पर देखोगे एंड में आपको दिखेगा 2006 का ये क्वेश्चन। पहले हम लोग केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी मीनिंग एडजस्टमेंट को समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। एक और बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्ट स्किप करके सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्किप करना है तो आप अभी स्टॉप कर दो वीडियो को, क्योंकि ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है। पढ़ाई की चीज़ों के लिए आपको स्टेप बाय चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो ही आपको कैलकुलेशन क्लियर मिलेगा, और उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। सम्स को एक बार हम लोग केयरफुली देख लें। मेंशन कर रहा है द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 2004 एंड 2005 डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है बैलेंस शीट में 2004 और 2005। बैलेंस शीट के आइटम जनरली पुराने हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है 8%, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है। आगे और बैलेंस शीट में हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, ये भी जनरल रिजर्व में रहता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल के अंदर सिर्फ एक आइटम है क्रेडिटर्स का। तो लाइबिलिटी में कुछ खास आइटम ऐसा है नहीं जिसके ऊपर डिस्कशन दिया जा सके। एसेट एक बार हम लोग देख लें तो एसेट में मेंशन करना है नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के अंदर आप टेंजिबल में देख रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है हमारा। और करेंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैलेंस शीट के अंदर में कोई ऐसा अनकॉमन आइटम नहीं है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी जा सके। एडजस्टमेंट मेन है, इसको हम लोग एक बार यहाँ पर पढ़ते हुए समझते हैं, फिर सॉल्यूशन में भी दोबारा देखेंगे। एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है नीचे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर ए बता रहा है लास्ट 5 years प्रॉफिट आर गिवन बिलो विच आर अराइव्ड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ये लाइन आप बहुत ध्यान से रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि सॉल्यूशन करने के समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेंशन क्या कर रहा है कि जो प्रॉफिट दी हुई है हमारे पास वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है। मतलब जो प्रॉफिट दी हुई है उसमें से पेमेंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, आफ्टर टैक्स का आइटम है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस प्रॉफिट के साथ हम लोग किसी भी आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये बात को ध्यान में रखेंगे कि वो आइटम भी मेरा आफ्टर टैक्स होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो वो एडजस्टमेंट का फिगर भी हमारा आफ्टर टैक्स वाला फिगर ही होना चाहिए। अब बी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है, अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम द कंपनी स्पेंड ₹95,000 इन 2004। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो पेमेंट होता है वो एक कैपिटल नेचर का आइटम होता है, और कैपिटल नेचर के आइटम को हम लोग PL अकाउंट में नहीं दिखा सकते। आप एक बार मन में सोच के देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हो,
उस एक्सपेंसेस में जितने भी एक्सपेंस दिखाए जाते हैं पीएल में वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, मतलब वो 1 साल के होते हैं। आपने क्या किया कि उसमें एक कैपिटल नेचर का आइटम दिखा दिया। कैपिटल नेचर का आइटम किसको हम लोग बोलते हैं? द बेनिफिट ऑफ विच डिराइव फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अगर आप 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर खर्च करते हो तो वो कैपिटल नेचर का आइटम होता है। वो आइटम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाला 95,000 अगर पीएल अकाउंट में हम लोग दिखा दिए होंगे तो इसके कारण एक्स्ट्रा खर्च दिखाने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो 2004 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये ऊपर में दिया हुआ था 2004 का प्रॉफिट कितना, 10,000। इसके साथ हम लोगों को ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाले अमाउंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट कर रहा हूं मैं, ये आइटम आपका कैपिटल नेचर का है, पीएल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। आपने इसको दिखा दिया जिसके कारण आपका 2004 का प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे किस तरीके से एडजस्टमेंट इसकी हुई है। सी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है, बिफोर 1 जनवरी 2004 द कंपनी हैड नो इन्वेस्टमेंट। 2004 के पहले कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। ऑन दैट डेट इट इन्वेस्टेड ₹40,000 इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एट फेस वैल्यू। प्रॉफिट ऑफ 2004 एंड 2005 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। इन्वेस्टमेंट जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के समय फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते हो तो उसके प्रॉफिट भी आपके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। इसलिए हम लोग जब 2004 और 2005 का प्रॉफिट लेंगे तो उस प्रॉफिट में से इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2004 और 2005 के प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को माइनस करना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो 40,000 का इन्वेस्टमेंट है और 10% इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो 40,000 का 10% आ जाएगा आपका 4,000। लेकिन वो लाइन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोग 4,000 नहीं लेंगे, उसको आफ्टर टैक्स करके लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो फिगर आफ्टर टैक्स करके दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन आप देखोगे डी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12%। तो अपने को पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर 12% अपने निकालेंगे, वो हम लोगों का हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड जब सम्स में नहीं दिया है तो अपने निकालेंगे, हम लोगों का बैलेंस शीट 2 साल का दिया हुआ है तो हम लोग दोनों साल के बेस पर अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और कैलकुलेशन पर्पस के लिए एवरेज करके लेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको सिंपली एक लाइन लिखना होगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट एक पॉइंट डी नंबर मेंशन कर रहा है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके लिए हम लोगों को सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब एक बार हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से स्टार्ट किया है सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाला जाएगा। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर 2004 एंड 2005। आप देख रहे हो दोनों साल का एक साथ लेके कर रहा है, क्योंकि हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अपना कैलकुलेशन लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सिंपली हम लोग ऑल एसेट ले लेते हैं एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू अगर बाहर में नहीं दिया रहता है तो जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होती है वही वैल्यू ले ली जाती है। नॉन करेंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग सम्स में देख लो दिया 1,30,000 और 2005 का 1,25,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 और 85,000 ले लिया गया है सम से ही। इन्वेस्टमेंट हमने कहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर्पस के लिए नहीं लिया जाता। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसके बाद अदर एसेट्स में हम लोगों का एक ट्रेड डेटर्स था और एक बैंक था। तो ट्रेड डेटर्स 60,000 और 50,000 सम्स में आप देख रहे हो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 75,000 और 2,40,000। ये टोटल एसेट्स लेने के बाद ऐड करके फिगर यहाँ पर दिखाया है कितना। 2004 का लिया है 3,25,000 और 2005 का लिया है 5 लाख। ये ऐड करके जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है
आप लोग खुद से भी इसको एडलेस करके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो फिगर कम या ज़्यादा आ सकता है। आप खुद से अगर एडलेस करके देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी क्लियर होगा। प्लस अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया, कोई फिगर गलत आ गया, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये फिगर मिस्टेक आया ऐड करके, इतने के जगह ये वाली फिगर हो सकती है। ठीक है, तो दूसरे लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेशन मिलेगा और वो लोग भी थोड़ा क्लियर कर पाएंगे। इसमें से सारे एसेट्स को ऐड करने के बाद इसमें लिखे हैं लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक आइटम लेस हुआ है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स सम्स में दिया था 25,000 और 30,000, आप देख रहे हो ऊपर में। ये माइनस करने के बाद आपका नेट वैल्यू जो आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। 2004 का कैपिटल एम्प्लॉयड आया 3 लाख और 2005 का कैपिटल एम्प्लॉयड आया 4,70,000। अब इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल देंगे और एवरेज करके लेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 लाख प्लस 4,70,000 डिवाइडेड बाई 2 करके वैल्यू अपने को मिल गया 3,85,000। और इसके ऊपर सम से मेंशन किया था 12% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 12% हम लोग सोचे हैं कि अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों का आ गया 3,85,000 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12%, जो कि वैल्यू आई है 46,200 की। ये आ गया हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको 2 साल के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ फिगर एडजस्ट नहीं किए हुए थे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेंशन भी किया है करेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 2004 एंड 2005। प्रॉफिट एज पर बुक सम्स में दिया था 2004 का 10,000 और 2005 का 1,05,000। इसमें ऐड किया गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्यों ऐड किया गया है मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। सम्स पढ़ने के समय भी मैंने कहा था कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है और कैपिटल नेचर के आइटम को आप पीएल में नहीं दिखा सकते। अगर आपने ये कैपिटल नेचर का आइटम पीएल में दिखा दिया तो इसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए इसको ऐड किया जा रहा है। दूसरी बात कि फिगर सम्स में दी हुई थी 95,000, इसका 50% करके क्यों ऐड किया गया, तो ये बात भी सम्स पढ़ते समय हम लोग देख लिए थे। हमने कहा था कि जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स का है, तो इसके साथ जो एडजस्टमेंट भी होगा किसी भी फिगर का तो वो फिगर भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए। अब सम्स में टैक्स रेट दिया हुआ नहीं था, इसलिए अगर सम्स में टैक्स रेट नहीं दिया रहता तो हम लोग 50% टैक्स ब्रैकेट एज्यूम करके सम्स बना सकते हैं। तो 95,000 ओरिजिनल वैल्यू था, इसका 50% टैक्स अगर काट देंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, रिमेनिंग 50%, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया 47,500 का। ठीक है, यही सेम थॉट अप्लाई किया गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने सम्स पढ़ने के समय भी आपको बता दिया था कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर नहीं करते तो उसका इंटरेस्ट भी हमारे प्रॉफिट में आना नहीं चाहिए। इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट में ऑलरेडी था, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट से माइनस कर ले रहे हैं। तो लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 10% इंटरेस्ट था, वो निकाल कर कितना आएगा 4,000, लेकिन हम लोगों का एडजस्टमेंट होगा आफ्टर टैक्स। तो 4,000 का फिर आप 50% उसमें से हटा दोगे तो वैल्यू बचेगा 2,000, जो कि 2,000 यहाँ पर दिखाया है। और ये इंटरेस्ट हमारे 2004 में भी इंक्लूड था और 2005 में भी इंक्लूड था, इसलिए इसको 2004 के फिगर से भी माइनस किया है और 2005 के भी प्रॉफिट से माइनस किया है। तो ये माइनस करके हम लोगों का करेक्ट एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया 2004 का 55,500 और 2005 का 103,000। अब हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए हम लोग लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट का एवरेज निकाल रहे हैं। देख रहे हो आप, ये लाइन मेंशन किया है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज। 5 साल की प्रॉफिट में ये 1 लाख का प्रॉफिट आपके सम्स में दिया था, 1,20,000 भी सम्स में दिया था, ये 1 लाख भी सम्स में दिया था। 2004 का प्रॉफिट भी सम्स में दिया था, लेकिन वो एडजस्टेड नहीं था, तो हमने 2004 वाला एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ लिया, जो आप देख रहे हो 55,500, और
2005 वाला भी एडजस्टेड प्रॉफिट लिया, जो कि आया है हमारा कितना, 1,03,000। ये पाँचों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आया हमारा 97,700। अब ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल लिए थे 46,200। ये 46,200 माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है उसको हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट, और ये सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आ गया कितना, 51,500। अब सुपर प्रॉफिट मिल गया, टारगेट सुपर प्रॉफिट ही था, तो गुडविल का वैल्यू भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे। बस एक लाइन नीचे मेंशन किए, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आया 51,500 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, सम्स में 3 ईयर्स दिया था, इंटू 3 करके हम लोगों को गुडविल का वैल्यू मिल गया 1,54,500। और सम्स के लास्ट में एक नोट लिख दिया कि इट इज़ एज्यूम दैट द टैक्स रेट इज़ 50%, क्योंकि सम्स में टैक्स रेट दिया नहीं था और हम लोगों को टैक्स रेट की ज़रूरत थी, तो सम्स में अगर मेंशन नहीं रहता तो हम लोग 50% टैक्स ब्रैकेट लेकर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी सम्स कंप्लीट हुई यहाँ पर। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत डाउट है तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, और अगर नोट करके खुद से देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।